अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्लास नंबर 2। क्लास नंबर 2 है, लेकिन टेक्निकली आज हमारी पहली क्लास है। कल के क्लास में इंट्रोडक्शन था, मैंने कुछ बेसिक चीज़ें आपको बताई थी। उसमें हमारा रोड मैप था कि हम हमारा कंटेंट क्या है और किस तरीके से हमने उसको लेके चलना है। इसके अलावा कुछ बुनियादी चीज़ें बताई थी। उनमें से अहम चीज़ ये थी, जो दो बातें आपको याद रखने को बोला था ट्रेडिंग के हवाले से, ये है कि हम सिर्फ ट्रेंड को फॉलो करेंगे। अभी देखें, ज़्यादातर क्वेश्चंस ये आ रहे थे कि सेल क्यों नहीं कर रहे हम, सेल कहाँ से करेंगे, इस तरह की बातें हो रही थी ना। तो सेल करने का क्यों शौक है आपको? एक चीज़ जो जिसका ट्रेंड सालों से बल्कि सदियों से बुलिश चल रहा है, उसको आपको सेल करने का इतना शौक क्यों है? पहले तो मुझे इस सवाल का जवाब देना। आप ये देखें, गोल्ड का चार्ट आप जाके मंथली चार्ट उठाएं और पिछले 25 साल को देख लें, 25 साल में क्या ट्रेंड चल रहा है? बुलिश है। तो फिर आप उसको सेल की तरफ क्यों देखते हैं बार बार? जो भी कामयाब ट्रेडर होगा ना, मैंने कल आपको एग्जांपल दी थी। जो हमारे वो एक टीममेट हैं, एडमिन टीम में एहसान साहब की, आपको मैंने एग्जांपल दी थी, जिनका अकाउंट बैन हो गया था। वो बाय कर रहे हैं मुसलसल। मैंने भी यही बताया हुआ है अपनी एडमिन टीम को भी, और हम करते हैं लाइव सेशन में, करते हैं सेल की कोशिश करते हैं, समटाइम्स कर लेते हैं। लेकिन असल जो हमारी लंबी ट्रेड होती है, जो 1000 पिप्स के हिसाब से चलती है, 500 पिप्स चलती है, वो हमने बाय में पकड़नी होती है। तो आप ये देखें कि जब आप गोल्ड में काम करते हैं ना, अगर आप करेंसी में काम कर रहे हैं फिर अलग चीज़ है। अगर आप गोल्ड में काम कर रहे हैं तो पहली बात यह है कि आपको ट्रेंड के साथ रहना है। ट्रेंड गोल्ड का बुलिश है और बुलिश रहेगा। अभी क्वेश्चन आया था क्या, कि टैरिफ का क्या असर होगा? टैरिफ के, ये जो अमेरिका का जो पॉलिसी एक नई आई है, पूरी दुनिया पे टैरिफ्स लगे हैं, इससे क्या इफेक्ट आएगा गोल्ड पे? एक बात याद रखें, दुनिया में कोई भी बुरी खबर आएगी, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो जंग हो, चाहे वो इस तरह की कोई ट्रेड वार हो, कोई भी बुरी खबर दुनिया से आएगी, गोल्ड बुलिश होगा। और इसलिए मुसलसल गोल्ड बुलिश है, क्योंकि ये एक वाहिद चीज़ है जिसमें इन्वेस्टर का फिर इंटरेस्ट बढ़ता है। अब आप ये देखें कि अगर चाइना के हालात ख़राब होते हैं, यूरोप के हालात ख़राब होते हैं, जैसे यूक्रेन वार वगैरह का इफेक्ट था, मशरक़ वस्ता के हालात ख़राब होते हैं, अमेरिका के हालात ख़राब होते हैं, पूरी दुनिया एक दूसरे से जुड़ी हुई है आजकल, दूर नहीं है। तो जब दुनिया जुड़ी हुई है, किसी एक खत्ते के हालात ख़राब होते हैं तो उसका इफेक्ट पूरी दुनिया पे आता है। अब उससे होता क्या है कि जब अमेरिका के हालात ख़राब होंगे, या चाइना के, या यूरोप के, तो लोगों का इंटरेस्ट उस इकोनॉमी से उठता है। पाकिस्तान के हालात ख़राब होते हैं, स्टॉक मार्केट क्यों गिरती है? कल क्यों गिरी है इतनी ज़्यादा स्टॉक मार्केट? इसमें ट्रेडिंग रोकना पड़ गई। इसलिए गिरती है क्योंकि इन्वेस्टर डर जाता है, वो डरते ही अपने स्टॉक्स बेचने की कोशिश करता है। ठीक है, तो जब वो स्टॉक बेचने की कोशिश करेगा तो क्या होगा? स्टॉक्स बेचने वाले हजारों की तादाद में आ जाएंगे, खरीदने वाले बहुत कम होंगे। तो जाहिर है, फिर एक कहेगा मुझसे 100 रुपये का ले लो, दूसरा कहेगा मुझसे 98 का ले लो, तीसरा कहेगा 95 का ले लो, चौथा कहेगा 80 रुपये का ले लो। तो क्या होगा? रेट्स कम होना शुरू हो जाएंगे। तो जब भी स्टॉक मार्केट्स में इन जगहों पे रेट्स कम होते हैं, मंदी का रुझान होता है, तो दूसरी तरफ गोल्ड बढ़ रहा होता है। उसकी वजह क्या है कि जो इन्वेस्टर वहां से निकलेगा वो क्या खरीदेगा? वो कहेगा भाई गोल्ड खरीद लो, गोल्ड तो सेफ है ना। बाकी हर चीज़ जो है वो इतनी सेफ नहीं है। डॉलर तो क्या है? डॉलर भी कागज़ का टुकड़ा है, रुपया भी कागज़ का टुकड़ा है, यूरो, पाउंड, ये सब, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर, क्या है ये? कागज़ के टुकड़े हैं। इनकी कोई वैल्यू नहीं है इस तरीके से, अगर हालात ख़राब हो गए उसका, उस मुल्क के। लेकिन गोल्ड जो है, गोल्ड की अब वैल्यू बरकरार रहती है हर अच्छे बुरे हालात में। तो इसलिए आप अगर गोल्ड पे काम करते हैं हमारी तरह, मेरी 99, आप 100% भी कह सकते हैं, लेकिन चलें, क्योंकि कुछ ट्रेड्स में बीटीसी वगैरह पे ले लेता हूँ या करेंसी पे देख लेते हैं समटाइम्स, मेरी जो ट्रेडिंग है वो 99% गोल्ड पे होती है और बाय की तरफ होती है, बाय की ट्रेड्स होती हैं। तो यही चीज़ अगर आप फॉलो करेंगे तो मैं प्रॉफिट में, आप भी प्रॉफिट में रहेंगे। मैं कैसे प्रॉफिट में हूँ, कितने परसेंट हूँ, आप लोग लाइव पे आ जाएं, किसी दिन आपको दिखा भी दूंगा हिस्ट्री, ठीक है? उससे आपको आइडिया हो जाएगा। मेरा टारगेट ये होता है कि डेली जो अकाउंट मैं चला रहा हूँ, जो अकाउंट भी ऑपरेट कर रहा हूँ, उसका 1% मुझे मिल जाए एक दिन में। तो अगर 20,000 का अकाउंट है, $200 आते हैं, तो उस पर बहुत अच्छी ग्रोथ है वो। ठीक है, अगर आपका $1,00,000 का अकाउंट है, उस पर आपको $1,000 आ जाए, $1,500 आ जाए, तो वो आप इसको पाकिस्तान में कन्वर्ट करके देखें ना, कितने ज़बरदस्त अमाउंट बनती है। तो मैं यही टारगेट रखता हूँ, आप भी ये टारगेट रखें। स्लो चलें, ध्यान से चलेंगे तो इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। तो पहली चीज़ तो मैंने कल ये समझाई थी। दूसरी बात जो आपको बिहेवियर के हिसाब से बताई थी, ट्रेडिंग बिहेवियर के हिसाब से, वो ये है कि एक्सपेरिमेंट्स पे नहीं जाना आपने। कल भी ये बात बार बार बताई थी। जो बता रहा हूँ वो चीज़ होगी जो ऑथेंटिक होगी, काम करेगी। आप उसको पीछे जाकर टेस्ट करेंगे, 10 साल का डाटा देख लें, 5 साल का डाटा देख लें, हल्की फुल्की चेंज आ सकते हैं। यानी इसकी एग्जांपल ऐसे आप समझें कि एक करोला कार थी, तो 2015 मॉडल थी, उससे पहले 2011-12 की जो शेप थी, उसमें क्या आ रहा है? फ्रेम सेम आ रहा होता है। ठीक है, 15 15 के बाद 16 करेंगे, क्या करेंगे? एक लाइट उठा देंगे, एक नीचे कर देंगे, इतना ही होता है ना। हल्का फुल्का बाइक्स आते हैं, बाइक्स में फ्रेम तो वही होते हैं, किसी में मीटर छोटा बड़ा कर देंगे, किसी में स्टिकर चेंज कर देंगे, तो वो उस तरीके से मॉडल चेंज होता रहता है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप ट्रेडिंग में जाएंगे
पिछले कुछ अर्सा का डाटा आप बैक सर्च कर लें, जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ वो तब भी काम कर रही थी, अब भी कर रही हैं, और अब से 10 साल बाद भी कर रही होंगी। अब आप ये देखें, लोग इस पे काम करते हैं, बॉट्स पे काम करते हैं, एल्गोस पे काम करते हैं। अब आप मुझे एक बात बताएं कि क्या एल्गो को पता है इस वक्त कि, या बॉट्स को पता है कि इस वक्त ये ट्रंप ने ये पॉलिसी का ऐलान किया है, ठीक है, और एकदम से मार्केट्स गिर जाएंगी? नहीं पता, वो और तरीके से चल रहा होता है। तो आपको दुनिया को भी साथ देखना होता है, और आपको साथ साथ टेक्निकल्स भी देखने होते हैं कि चार्ट आपको क्या बता रहा है। एआई एक ऐसी चीज़ है जो मुस्तकबिल में जाके इफेक्ट कर सकती है ट्रेडिंग को, एआई की इन्वॉल्वमेंट बढ़ सकती है ट्रेडिंग में, लेकिन वो भी इंसान की मोहताज रहेगी। ठीक है, ट्रेडिंग एक ऐसी फील्ड है जिसको आप बेफिक्र होकर अपना सकते हैं, क्योंकि इसका भी कम से कम हमारी ज़िंदगी में इसका फ्यूचर यही है, और हमारी ज़िंदगी में इंशाल्लाह स्ट्रेटेजीज काम करती रहेंगी। ये भी आपने ट्रस्ट लेंगे ना, ट्रस्ट करेंगे तो फिर आपकी बात बनेगी ना आगे। ट्रस्ट नहीं करेंगे, आप कहेंगे कि यार ये काम करती है नहीं करती, दो स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे, किसी दिन ट्रेड नहीं मिलेगी, तो हट जाएंगे पीछे, तो अपना नुकसान करेंगे फिर। तो ये दो बातें आपने ज़हन में रखनी है। आज की जो हमारी क्लास है, दूसरी बात ये, आज भी काफ़ी लोगों ने ज्वाइन किया है। असल में वो स्किल सेंटर की तरफ से वो बढ़ा दी गई थी, क्योंकि लोग ईद की वजह से बिजी थे, शायद नहीं एनरोलमेंट कर सके, अब आखिरी दिनों में आकर रश पड़ गया, तो उन्होंने 10 तारीख परसों तक ही नहीं बढ़ा दिया है। तो लोग अब आज भी ज्वाइन कर रहे हैं, कल भी कुछ लोग ज्वाइन करेंगे। तो आप जो नए लोग जिन्होंने ज्वाइन किया, आपने ये करना है कि आपको मैं एच एंड पे रिकॉर्डिंग खत्म होगी तो दोबारा ब्रीफ कर दूंगा, वैसे कल की क्लास देख लीजिएगा रिकॉर्डिंग में, तो आपको उसका आइडिया हो जाएगा। स्किल सेंटर की वेबसाइट पे बैच नंबर 38 में कल की रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, वो देखेंगे तो काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी कैसे चलना है आपने आगे। अच्छा जी, आज स्टार्ट करते हैं। आज हम अपना फेज 3 स्टार्ट कर रहे हैं। फेज 1 की रिकॉर्डिंग देखनी है, पैर सेक्शन की। फेज 2 की रिकॉर्डिंग देखनी है, जिसमें ऑर्डर ब्लॉक, एफएजी, फेयर वैल्यू गैप्स हैं, वो हम साथ साथ यूज भी करेंगे, और मैं साथ साथ आपको रिपीट भी करवाता जाऊंगा साथ साथ, रोजाना की बुनियाद पे। लेकिन और लाइव ट्रेडिंग में भी वो चीज़ें रिपीट होती रहेंगी। आज हम जो फेज स्टार्ट कर रहे हैं ये उनसे अलग थलग है, आपको वो नहीं भी आता, अलिफ बे भी नहीं आती, फिर भी ये आपके काम की चीज़ है, इसके बावजूद आपको ये चीज़ें समझ आएंगी। ठीक है जी। तो आज इंट्रोडक्शन की क्लास होगी, थोड़ी सी आपको ट्रेडिंग भी बताऊंगा इसमें। अच्छा जी, वीएसए आप पढ़ने आए हैं, और वीएसए है क्या चीज़? वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस, ये बातें तकरीबन सब लोगों को पता है, लेकिन बस क्योंकि अब क्लास का हिस्सा है तो मैं एक दफ़ा पढ़ा देता हूँ। वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस कहते हैं, वीएसए शॉर्ट फॉर्म है जी। वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस, वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है कि किसी भी गिवन टाइम फ्रेम में, या मैं आपको इसकी आसान एग्जांपल देता हूँ। आप सुबह उठते हैं, सब्जी मंडी में चले जाते हैं, सब्जी मंडी में आप उसके गेट पे खड़े हो जाते हैं, अगर वहाँ पे 2,000 लोग आए हैं, ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि आज इस मंडी का वॉल्यूम 2,000 अफराद था। ठीक है, वॉल्यूम से मुराद बिजनेस है कि कितना बिजनेस है। या आप किसी शॉप में खड़े हो जाते हैं, आप कहते हैं कि कितने कस्टमर्स ने खरीदारी की है, यानी शॉप के अंदर तो आए हैं 1,000 लोग, लेकिन शॉपिंग जिन्होंने की है वो है 750 लोग, तो वॉल्यूम क्या है? 750। इसी तरीके से एक गोल्ड की मार्केट है, वहां पे उस गोल्ड मार्केट में एक दिन में 1,000 लोग शाम आए हैं, ठीक है, 1,000 लोगों में से 400 लोगों ने गोल्ड बेचा और 400 दुकानदारों ने गोल्ड खरीद लिया। ठीक है, तो क्या वॉल्यूम आ गया? 400, यानी 400 ट्रांजेक्शन हुई हैं। 800 नहीं कहना इसको, आपने 400 ही समझना है। तो ये इस तरीके से वॉल्यूम होता है, कारोबार कितना हो रहा है। स्प्रेड क्या होता है, अभी आगे चल के आपको बताऊंगा। एनालिसिस का मतलब क्या होता है? तज्जिया। आपने दो चीजें देखनी होती हैं। स्प्रेड, अभी फिलहाल आप कैंडल को समझ लें, ठीक है, कि कैंडल को आप स्प्रेड कहते हैं। वॉल्यूम यानी कितना उसमें बिजनेस हो रहा है उस टाइम फ्रेम में, एक दिन की बात कर रहे हैं तो फिर एक दिन का वॉल्यूम देखा जाएगा। 15 मिनट की कैंडल आपने ओपन किया तो 15 मिनट का वॉल्यूम बताएगी वो। अगर आपने 1 मिनट की कैंडल ओपन किया तो वो कैंडल आपको 1 मिनट का वॉल्यूम बता रही होगी कि इस 1 मिनट में इतनी ट्रांजेक्शन हुई हैं। अच्छा, वॉल्यूम, स्प्रेड, आप फिलहाल कैंडल को समझ लें, और एनालिसिस क्या है? तज्जिया, कि आपने वॉल्यूम को देखना है, कैंडल को देखना है, यानी एक कैंडल आप देखेंगे ऊपर प्राइस एक्शन की कैंडल, ठीक है जी, जो चार्ट पे बन रही है, उसमें कितना वॉल्यूम आया इसको देखेंगे। इन दोनों को, इसका एनालिसिस करेंगे, इसका तज्जिया करेंगे कि बाय हो सकता है या सेल हो सकता है। तो ये वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस है। वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस इज द मेथड ऑफ एनालिसिस दैट लुक्स एट कैंडल, आपने कैंडल पे देखा, एंड द वॉल्यूम पर कैंडल, और उसके उस कैंडल में जो वॉल्यूम आया उसको देखा, टू डिटरमिन प्राइस डायरेक्शन। उससे आपने अंदाजा लगाना है, फैसला करना है कि प्राइस की डायरेक्शन क्या हो सकती है। ये फैसला आपका ठीक भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, मोस्टली जो मैं आपको तरीका बताऊंगा उसमें ठीक होगा। इट लुक्स एट द क्वांटिटी ऑफ वॉल्यूम पर कैंडल, रेंज स्प्रेड एंड द क्लोजिंग प्राइस। दो तीन चीजें देखने वाली होती हैं, नेक्स्ट स्लाइड में जाकर उसकी बात करते हैं कि आपने क्या क्या देखना है। अच्छा जी, ट्रेडिंग में वॉल्यूम क्या होता है? मैंने आपको डिफरेंट एग्जांपल दिया है, डिफरेंट मार्केट्स के एग्जांपल दिया है। वॉल्यूम इज द टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कंडक्टेड इन अ गिवन टाइम फ्रेम। आप ये समझें कि ऊपर आपने ट्रेडिंग व्यू पे टाइम फ्रेम ओपन किया 5 मिनट का, ठीक है जी, तो 5 मिनट की कैंडल्स बन रही हैं, बाय की कैंडल बनी, फिर बाय की बनी, फिर बाय की बनी, फिर सेल की दो बन गई। तो हर कैंडल की एज क्या होती है? 5 मिनट। 5 मिनट के बाद ये कैंडल क्लोज हो जाती है, नई कैंडल बनना शुरू हो जाती है। ठीक है जी, हैंड रेज ना करें कोई भी, और चार्ट्स पे लाइन भी नहीं लगानी। अच्छा जी, 5 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन किया, बाय की कैंडल्स बन रही हैं, सेल की कैंडल्स बन रही हैं,
तो वॉल्यूम इज द टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कंडक्टेड इन अ गिवन टाइम फ्रेम। गिवन टाइम फ्रेम क्या है? फॉर एग्जांपल 5 मिनट है। तो नीचे जो वॉल्यूम की बार्स आ रही होती है ना, अभी आपको दिखाऊंगा, नीचे जो वॉल्यूम की बार्स आ रही होती हैं, इसका मतलब क्या है कि हर 5 मिनट की बार में, इस बार में कितना वॉल्यूम आया, इतना वॉल्यूम आया, इस बार में कितना वॉल्यूम आया, इतना वॉल्यूम आया। तो ये हर कैंडल का हिसाब से अलग अलग वॉल्यूम नीचे शो हो रहा होता है। ठीक है, तो आपने उसको देखना होता है। वी कैन आइडेंटिफाई द टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स। देखिए, वॉल्यूम होते हैं दो तरह के, एक होता है टिक वॉल्यूम, एक होता है रियल वॉल्यूम। एक होता है रियल वॉल्यूम, हमें अवेलेबल नहीं होता फिलहाल, हमें टिक वॉल्यूम मिल रहा होता है। टिक वॉल्यूम का मतलब ये है, मैं आपको उसकी सीधी सी एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे मैंने आपसे कहा कि एक गोल्ड मार्केट है, ठीक है जी, गोल्ड मार्केट है। उस गोल्ड मार्केट में एक दिन में कोई प्लाजा है ना, उस जैसे अब सऊदीया में देखें, दुबई में देखें, तो प्लाजा होता है, प्लाजा के अंदर गोल्ड शॉप्स होती हैं। तो आप गेट पे खड़े हो गए, आपने देखा कि एक दिन में 1,000 अफराद उस मार्केट में दाखिल हुए हैं। ठीक है, लेकिन हर बंदा तो नहीं खरीदता ना, हर बंदा बेचता है। उनमें से 400 लोग ऐसे थे, 400, जिन्होंने कोई ट्रांजैक्शन की, खरीदा या बेचा। ठीक है, खरीदा या बेचा, तो ये है टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन। ठीक हो गया। अब हमें ये तो पता है कि 400 लोगों ने कोई सौदा किया अंदर, लेकिन उन्होंने बेचा था या खरीदा था? 100 लोग खरीदने वाले थे और 100 बेचने वाले थे, या 100 बेचने वाले थे, 300 खरीदने वाले थे? कोई हमें ये बात नहीं पता। यानी वो बायर्स थे, मुमकिन है 400 लोग अंदर गए हैं, 400 के 400 लोग सोना खरीद के बाहर रहे हों। मुमकिन है 400 के 400 लोग बेच के आए हों दुकानदारों को। ठीक है, मुमकिन है 150 लोगों ने खरीदा हो, 250 लोगों ने बेचा हो। हर पॉसिबिलिटी है इस मार्केट में। तो इसका मतलब क्या है कि हमें टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस तो पता चल गई कि वो 400 है, लेकिन वो बाय की ट्रांजैक्शंस थी या वो सेल की ट्रांजैक्शंस थी, ये हमें नहीं पता। इसी तरीके से जब हम इस मार्केट में काम करेंगे तो हमें वॉल्यूम्स तो शो होंगे। आपने कभी भी वॉल्यूम के कलर पे नहीं जाना कि ये ग्रीन वॉल्यूम है तो ये बाय हो रहा है, सेल का वॉल्यूम है तो रेड वॉल्यूम है तो सेल हो रहा है। इस तरह नहीं जाना आपने कभी। हमें कभी भी पता नहीं चलता कि जो वॉल्यूम आया है ये बाय का वॉल्यूम है या सेल का वॉल्यूम है। हाँ, हमें कैसे पता चलेगा? मैं आपको कुछ स्ट्रेटजीज जो हम बताऊंगा आपको, जो आप स्ट्रेटजीज पढ़ेंगे उनसे आपको 80%, 90%, 95% आपको कंफर्म हो जाएगा कि हाँ ये बाय का वॉल्यूम है, अब बाइंग स्टार्ट हो गई है, या अब सेलिंग स्टार्ट हो गई है, या अब सेलिंग स्टार्ट होने वाली है और अब बाइंग स्टार्ट होने वाली है। तो आपने ये फैसला खुद करना है। आपको ब्रोकर की तरफ से, एक्सचेंज की तरफ से बिल्कुल ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती कि आप ये देख सकें कि क्या बाइंग स्टार्ट, ये बाय का वॉल्यूम था कि सेल का वॉल्यूम था। कुछ इंडिकेटर्स हैं ऐसे, जैसे वो फिंगरप्रिंट है, वॉल्यूम फिंगरप्रिंट है, या एक दो आज और दिखा रहे थे, उनके वो भी इतने एक्यूरेट नहीं है जितनी हमारी स्ट्रेटजी सिंपल है, वो कन्फ्यूजन डाल देंगे। जो स्ट्रेटजीज मैं बताऊंगा उस पर काम करेंगे, कन्फ्यूजन नहीं होगी। और अगर फिर भी कहीं पे कन्फ्यूजन होती है तो आपने स्ट्रेट को छोड़ देना, आपने उस पर काम नहीं करना। ठीक है जी। तो इस स्लाइड का खुलासा क्या है? वो ये है कि वॉल्यूम्स आपको नीचे शो होंगे हर टाइम फ्रेम के हिसाब से अलग अलग, लेकिन वो वॉल्यूम कलर के साथ मैच करके नहीं चलेंगे। जैसे आपको यहाँ पे ग्रीन देखें, ग्रीन वॉल्यूम भी शो हो रहा है, रेड वॉल्यूम भी शो हो रहा है, ये रेड है ये ग्रीन है, लेकिन इसका मतलब, ग्रीन का मतलब ये नहीं है कि ये बाय का वॉल्यूम आ गया, सेल का मतलब ये नहीं है सेल का वॉल्यूम आ गया। ठीक है, ये हम खुद से डिटरमिन करेंगे अपनी स्ट्रेटजीज को देखने के बाद, उसका मैं आपको तरीकाकार आगे सिखाऊंगा। अच्छा, ये देखने से पहले ना आप वॉल्यूम के चार्ट देख लें। ये वॉल्यूम का चार्ट है। ठीक है जी। अब अगर आप यहाँ पे एक दफ़ा देखिए नीचे, ये वॉल्यूम की कैंडल्स आ गई हैं आपके पास। ठीक है जी, ये वॉल्यूम की कैंडल्स आ गई हैं। ये आपको, आप इंडिकेटर पे जाएंगे, जिन लोगों को नहीं पता, बिल्कुल ही फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, अव्वल तो हमारे पास स्टूडेंट्स वही आते हैं जो जिनको काफ़ी अर्सा हो चुका होता है, किसी को 6 महीने हो गए हैं, किसी को 6 साल हो गए हैं। हर तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, कल भी यही बात हो रही थी। तो वो वॉल्यूम का सुन के आते हैं, वॉल्यूम देख के तो इतना पता होता है कि कहाँ से ऑन होगा कहाँ से ऑफ होगा। बहरहाल फिर भी आप इंडिकेटर में जाएंगे, वॉल्यूम लिखेंगे, तो ये वॉल्यूम्स आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब वापस चलते हैं स्लाइड पे। ये क्या है जी? आपको कैसे पता चलेगा कि कोई वॉल्यूम बड़ा है या छोटा है? आपने टाइम फ्रेम ओपन किया M15, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा वॉल्यूम बड़ा है कौन सा छोटा है? तो सिर्फ ऐसे पता चलेगा, जैसे आप बिल्डिंग्स को देखते हैं, जैसे आप एक घर में 6 अफराद उनको लाइन में खड़ा कर लेते हैं, देखते हैं कौन में सबसे लंबा है कौन सबसे छोटा है। ठीक है, जैसे आप किसी बाग में पौधे लगे हुए हैं तो आपको देख के नजर आ जाएगा कौन सा दरख्त ऊंचा है कौन सा पौधा छोटा है। तो जिस तरह आप वो पहचानते हैं, इस तरह ही आपने वॉल्यूम को पहचान लेना है। जो सबसे बड़ा होगा उसको आप कहेंगे अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, यही क्लाइमेक्टिक एक्शन बार बनती हैं। ठीक है, जो उससे छोटा होगा ये हाई वॉल्यूम हो गया, उससे छोटे बस नॉर्मल रेंज के वॉल्यूम, इसको रेंज का वॉल्यूम भी कहते हैं, यहाँ पे आप लिख देते हैं रेंज वॉल्यूम भी इसको कहते हैं। रेंज से मुराद ये है कि जो मैक्सिमम वॉल्यूम्स एक जैसे आ रहे होते हैं, तकरीबन इसी हाइट के आ रहे हैं, तो ये एक रेंज बन गई है। ठीक है, तो उसी रेंज के वॉल्यूम है। फिर लो वॉल्यूम हो गया, फिर वेरी लो वॉल्यूम हो गया। तो ये 3 4 5 कैटेगरीज हैं, आप इसको अपने हिसाब से भी कैटेगराइज कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। आपको क्या चाहिए होता है? सबसे बड़ा वॉल्यूम देखना होता है असल में।
और सबसे छोटा भी देखना बस, यानी आपको वॉल्यूम की मिकदार देखनी होगी कि बड़ा आया कि छोटा आया, इसमें कोई बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। जो आपको आपकी आंख से नज़र आ रहा है वही सच है बस यहाँ पे। आगे आ जाए जी। आगे है जी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम। अब अल्ट्रा हाई वॉल्यूम इसमें से मैं आपको कहूँ कि आप निकालें तो आपको ये सामने नज़र आ रहा है अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, ठीक है। ये है हाई वॉल्यूम, वेरी हाई वॉल्यूम कर लें, ये भी हाई वॉल्यूम्स है, ठीक हो गया। ये फिर आगे रेंज के वॉल्यूम, आगे रेंज के वॉल्यूम वो होते हैं कि जहाँ पे मैक्सिमम, या इसको आप वेरी हाई कह लें, ठीक है। नीचे नॉर्मल वॉल्यूम आ गए, नॉर्मल वॉल्यूम ये आ गए। ये वो वॉल्यूम्स हैं जहाँ पे मैक्सिमम कैंडल्स टच कर रहे हैं इस जगह पे, इस रेंज में आके। फिर लो वॉल्यूम आ गए, ये नीचे वाली रेंज की आ गई, लो वॉल्यूम चल रहे हैं ये वाले, ये वाले, ये वाले, ठीक है। ये सब क्या है, ये लो वॉल्यूम्स आ रहे हैं। उसके बाद वेरी लो, ये डेड वॉल्यूम, ये बिल्कुल छोटे छोटे वॉल्यूम भी आ रहे हैं। इनकी हमें खास इतनी ज़रूरत नहीं होती वैसे, ये हम स्ट्रेटजी में यूज़ नहीं करते, लेकिन ये डेड वॉल्यूम्स या वेरी लो वॉल्यूम्स इनको आप कह सकते हैं। ये नो सप्लाई नो डिमांड जो लोग यूज़ करते हैं, ये उन लोगों के काम के होते हैं। हमें क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होते हैं हाई वॉल्यूम्स, या यानी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम्स या हाई वॉल्यूम्स, इस पे हम काम करते रहते हैं ज़्यादातर। तो कितनी आसानी से ये डिफरेंशिएट हो गए हैं, ठीक है। आपने भी इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि क्या हो रहा है, सिंपल। अब आ जाए स्प्रेड पे। मैंने आपको बताया था कि स्प्रेड का से मुराद अभी आप फिलहाल कैंडल रखें। स्प्रेड होता क्या है, स्प्रेड होता है टोटल जो कैंडल का साइज होता है, इसको आप स्प्रेड कहते हैं। इसके लो से लेके इसके हाई तक ये कैंडल का स्प्रेड है, ठीक है। कैंडल का स्प्रेड किसे कहते हैं, कैंडल के साइज को, ये बात आपने याद रखनी है बस। उसके बाद ये विक्स का तो आपको आइडिया है कि विक्स क्यों बनती हैं, क्या होती हैं। बहरहाल कुछ लोग नए जो ज्वाइन कर लेते हैं, किसी को कन्फ्यूजन है तो मैं हल्का से आपको एक इशारा दे देता हूँ यहाँ पे। बाकी जो हमारे जो बेसिक क्लासेस हैं उसमें आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। देखिए जी, जब भी कोई कैंडल बनती है, बाय की कैंडल, जो ग्रीन कैंडल्स हैं बाय की कैंडल शो करती हैं, रेड कैंडल्स जो हैं वो सेल की कैंडल्स को शो करती हैं। तो बाय की कैंडल्स का मतलब क्या है कि वो फॉर एग्जांपल 8 बजे मार्केट ओपन होती है, तो ये आपकी ओपनिंग प्राइस होगी, ठीक है। कहाँ पे ओपन हुई है, 10 रुपये पे। तो ये इसका क्लोज है, यानी 9 बजे, अगर ये 1 घंटे की कैंडल है, 1 आवर की कैंडल है, तो यहाँ पे इसका क्लोजिंग टाइम क्या आएगा, 9 बजे। तो अब आपको इतनी बात समझ लेनी चाहिए कि 8 बजे से लेके 9 बजे तक प्राइस पहले नीचे भी गई है। यानी अगर यहाँ पे 10 रुपये रेट था ओपनिंग पे, तो ये 8 रुपये पे भी आया है, ठीक हो गया। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए मार्केट ने ये हाई भी लगाया, मुमकिन है ये 20 रुपीज़ का लगाया हो, 20 रुपये का हाई लगाया। लेकिन यहाँ पे भी प्राइस रुकी नहीं, वापस आके 9 बजे क्लोज कहाँ पे हुई, हम कहते हैं कि जी ये 8 से ओपन हुई थी और ये 12 पे जाके क्लोज हो गई। यानी 8 बजे मार्केट ओपन हुई, क्या रेट था, 10 रुपये, ठीक है। हाँ 12 नहीं सॉरी 18, ऐसे कर लें। 10 रुपये रेट था जब मार्केट ओपन हुई, तो 10 रुपये रेट था। अच्छा 8 बजे से लेके 9 बजे के दरमियान, यहाँ पे 9 लिख लेते हैं। 8 बजे से लेके 9 बजे के दरमियान जो 1 घंटा गुजरा है, उसमें प्राइस पहले नीचे गई, 10 रुपये से 8 रुपये पे हुई, कम हुई प्राइस, फिर चढ़ते चढ़ते 20 रुपये तक गई। लेकिन क्लोज यहाँ भी नहीं हुई, और 9 बजे से पहले पहले 9 बजे प्राइस यहाँ पहुंची, और यहाँ पे 18 रुपये की प्राइस पे आके क्लोज हो गई कैंडल। तो ये आपको क्या पता चला कि टोटल स्प्रेड इसका ये है, इसके लो से लेके इसके हाई तक, अपर विक को भी शामिल करना है, लोअर विक को भी शामिल करना है। लोग अक्सर ये क्वेश्चन करते हैं कि वीएसए में हमें विक्स शामिल करनी है कि नहीं करनी, तो हर सूरत विक्स शामिल करनी है। इसी तरीके से यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं कि 8 बजे प्राइस ओपन होती है, ठीक है जी। रेट क्या था, रेट था यहाँ पे जी 18 रुपये। 8 बज के 10 मिनट पे रेट हो गया जी 20 रुपये, ये 20 रुपये का रेट हो गया। लेकिन फिर प्राइस ने गिरना शुरू कर दिया, ठीक है हो गया। अच्छा 8 बज के 45 मिनट पे रेट क्या था, 8 रुपये। 8 बज के 45 के बाद 9 बजे जब मार्केट क्लोज हुई है, या ये घंटा क्लोज हुआ है, 1 आवर क्लोज हुआ है, तो रेट क्या था, 20 रुपये। तो आपने देखा कि 8 बजे से लेके जब मार्केट ओपन हुई और 9 बजे जब क्लोज हुई, तो इस 1 घंटे के दौरान प्राइस ऊपर भी गई, नीचे भी गई, लेकिन ये इसका ओपन है और ये इसका क्लोज है। तो जहां तक विक जाती है, इसको शेडो भी कहते हैं, इसको विक भी कहते हैं, ठीक है। ये इसका लो हो गया, ये इसका हाई कहलाएगा। लो और हाई दोनों का सेम होता है, आप ये चेक करें। इसका भी हाई ये है और लो ये है, इसका भी लो ये है और हाई ये है, तो लो और हाई तो सेम होगा जहां तक विक लगी है, ऊपर और नीचे वाली। बाकी रह गया ओपन क्लोज, वो डिफरेंट होता है। बाय की कैंडल की ओपनिंग हमेशा नीचे से होती है, क्लोजिंग ऊपर होती है। सेल की कैंडल की हमेशा ओपनिंग ऊपर होती है और क्लोजिंग नीचे होती है। सिंपल बेसिक पहले क्लास की चीज़ है। लेकिन चूंकि हम बिल्कुल स्टार्ट से कर रहे हैं, इसलिए आपको मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ। अभी ये वो क्वेश्चन जो आपको मैंने बात हो रही थी कि क्या विक्स इंपॉर्टेंट होती हैं, तो विक्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। वीएसए में विक इंतहाई इंपॉर्टेंट होती है, ट्रेडिंग में विक इंतहाई इंपॉर्टेंट होती है, आपको विक को इग्नोर नहीं करना, ठीक है जी। तो ये क्लोजिंग एट लो है, मतलब जिसकी बॉडी नीचे क्लोज हो रही है उसको हम कहेंगे कि लो पे क्लोजिंग हो रही है। जिसकी क्लोजिंग दरमियान में हो रही है, कोई डॉजी टाइप चीज़ बन रही है, तो क्लोजिंग मिडल में हो रही है। इसकी क्लोजिंग हाई पे हो रही है, ठीक है। ये भी सिंपल चीज़ है बिल्कुल।
अच्छा जी, कैंडल क्लोजिंग टाइप्स जो भी आपको दिखाई हैं, अब ये क्लोजिंग लो पे क्लोजिंग होगी, ठीक है, नजर आ रही है आपको ये भी लो पे समझी जाएगी। ये मिडल में क्लोजिंग हो रही है, ये भी दरमियान में क्लोज हो रही है, ये टॉप पे क्लोज हो रही है, ये लो पे क्लोज हो रही है। ठीक है, जिस साइड पे बॉडी क्लोज कर रही है उसी साइड को माना जाएगा। ये टॉप पे क्लोज है, ये लो पे क्लोज है, ये भी टॉप पे क्लोज है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, इनका आपने ख्याल रखना है। अब आ जाते हैं जी कि वीएसए के रूल्स में या ट्रेडिंग में क्या रूल, अब आप आपसे आपका क्या रूल होगा, जो आदत आपने छोड़नी है सबसे पहले। आदत ये है जी कि जब प्राइसेस धड़ाधड़ नीचे आ रही होती है ना, आज भी लाइव में ये बात हुई है, शायद वो भी कोई नए स्टूडेंट होंगे, प्राइसेस नीचे आ रही होती हैं, नीचे कोई लेवल लगाया होता है हमने कि जी यहाँ से बाय करेंगे, यहाँ से सेल करेंगे, जो भी होगा, वो यहाँ पे पूछ रहे होते हैं सेल क्यों नहीं कर रहे। ठीक है, यहाँ पे पूछते हैं कि सेल क्यों नहीं कर रहे, हम बाय की क्यों कोशिश कर रहे हैं। एक बात याद रखें, पहला रूल ये है कि स्मार्ट मनी हमेशा गिरती हुई मार्केट से बाइंग करती है। सिर्फ स्मार्ट मनी नहीं, एक आम दुकानदार भी जिसको छोटी मोटी समझ बूझ है अपनी दुकान चलाने की, उसको वो भी उस वक्त माल खरीदता है जब रेट्स कम होते हैं। ठीक है, या ऐसी जगह जाके खरीदता है जहाँ रेट्स कम होते हैं। छोटे शहरों से लोग फैसलाबाद क्यों जाते हैं, लाहौर क्यों जाते हैं, कराची क्यों जाते हैं, सियालकोट क्यों, वजीराबाद क्यों जाते हैं, इसलिए जाते हैं कि उनकी जो भी मुतलका फील्ड है उसका सामान जिस इलाके से सस्ता मिलेगा वो वहां से खरीद कर लाएंगे। और जो ऐसा इन्वेस्टर जो थोड़े बहुत यानी अफोर्ड करता है, पैसा लगाता है, या अच्छा माल है उसके पास, वो क्या करेगा, वो ऐसे टाइम पे जाके खरीदेगा और ऐसी जगह से खरीदेगा कि दोनों चीज़ें सस्ती हों। मसलन अभी गर्मी का मौसम है, अब गर्मी में जो कॉटन चलता है या जो लॉन चलता है कपड़ा, ठीक है, तो लोग कहाँ से खरीदेंगे, फैसलाबाद जाएंगे या लाहौर जाएंगे, जहाँ से भी कपड़े की अच्छी मंडी है जो भी है, वहां से खरीदेंगे। लेकिन अब आगे जो होलसेलर है ना, या जो फैक्ट्री है, उसको भी पता है कि अब सीजन है, तो महंगा करके बेचेगा। यानी आप क्या देख रहे हैं, आप सिर्फ जगह देख रहे हैं। मैं चलिए उर्दू में लिख देता हूँ। आप जगह देख रहे हैं कि कहाँ से सस्ता मिलता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे लाहौर से सस्ता मिलता है। ठीक है, अब लाहौर तो आप चले गए, सस्ता तो मिलेगा यकीनन। आपका शहर जो है वो कोई भी छोटा शहर है, आप लाहौर चले गए माल खरीदने के लिए, सस्ता तो मिलेगा, लेकिन टाइम ठीक नहीं है। अभी गर्मी का आगाज है, उसको भी पता है जो आपको बेच रहा है कि अब इसको जरूरत है। अब ग्राहक से मांगेगा ये तो वो रेट बढ़ा के बेचेगा। ठीक हो गया, लेकिन बहरहाल फिर भी आपको सस्ता मिलेगा। एक होता है जगह, और जगह के साथ शामिल हो जाता है वक्त। टाइम एंड प्राइस इसे कहते हैं। ठीक है जी, वक्त क्या है, वक्त यह है कि आप यही लॉन खरीदने जाते हैं गर्मी में। ठीक है, तो रेट हो रहा है। यही लॉन जो गर्मी में चलने वाला है, आप वो खरीदते हैं सर्दी में, जब सारी दुनिया गर्म कपड़े बेच रही है, उस वक्त आप लॉन और कॉटन खरीदने चले गए। तो अब इस वक्त जो होलसेलर है वो भी जान छुड़ा रहा होता है कि बस ये स्टॉक निकले मेरा। ठीक है, तो वो आपको सस्ता मिल जाएगा इस मौसम में। और इस जगह से अगर आप कपड़ा खरीदते हैं गर्मी के लिए तो सस्ता मिल जाएगा, क्योंकि वो वक्त भी अच्छा है खरीदारी के लिए। मैंने खुद देखा है कैसे जो होलसेलर्स हैं कपड़ा वगैरह बेचते हैं, वो क्या करते हैं कि उन्होंने गर्मी का जो कपड़ा है वो सर्दी में खरीद लेते हैं। अब जो सर्दी आएगी तो वो गर्मी गर्मी में खरीदारी कर लेंगे, या कम से कम ऑर्डर कर देंगे, बुक कर लेंगे अपना। उसकी वजह क्या है कि सस्ता मिल रहा है ना इस टाइम पे। तो ये मैं आपको बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जब प्राइसेस गिर रही होती हैं, तो ये बेस्ट टाइम होता है स्मार्ट मनी के लिए बाइंग का। आपने इसमें बाइंग ढूंढनी होती है गिरती मार्केट में, या किसी अच्छे नीचे के लेवल पे बाय करने की कोशिश किया करें, खासतौर पे गोल्ड। और जब प्राइस ऊपर चढ़ रही होती है तो यहाँ पे बाय करने का कोई फायदा नहीं है। अब गेम निकल चुकी है, ट्रेन निकल चुकी है, अब आपको वेट करना है कि प्राइस दोबारा कोई रिट्रेसमेंट ले नीचे आए। अभी जब प्राइस पिछले दिनों वो 3100 से ऊपर निकली हुई थी और बाय में थी, तो हम बाय नहीं कर रहे थे, मैं तो नहीं कर रहा था बाय, वेट कर रहा था कि प्राइस नीचे गिरे। अब नीचे गिरी है तो धड़ाधड़ रोज दो ट्रेड्स मिल जाती हैं। ठीक है, अब मैं इस जगह से अच्छा मैं बाय कर लेता हूँ, क्योंकि अब मुझे पता है कि प्राइस ने ऊपर जाना है, दोबारा यहाँ तक जाना है, अच्छे लेवल का वेट करना होता है। तो पहला रूल क्या है कि गिरती हुई मार्केट में सेल की कैंडल्स में आपने बाय ढूंढना है, और ऊपर जाती हुई मार्केट में आपको सेल ढूंढना है। लेकिन सेल करना नहीं है अभी, गोल्ड में नहीं करना। खासतौर पे मैं करेंसी को और गोल्ड को बिल्कुल अलग करके देखता हूँ। हाँ, करेंसी में आपको ऊपर जाती मार्केट में आपको सेल देखना चाहिए, गोल्ड में नीचे आती मार्केट में आपको बाय देखना चाहिए। लेकिन हम क्योंकि स्मार्ट मनी नहीं है, स्मार्ट मनी के पास इतने पैसे हैं कि प्राइसेस ने गिरना शुरू किया, प्राइस जो है वो 3100 से आ गई 3000 पे फॉर एग्जाम्पल, तो उन्होंने यहाँ से खरीद लिया। ठीक है जी, यहाँ से एक ऑर्डर उनका लग गया, प्राइस और नीचे आ गई, 3000 से आ गई 2900 पे, उन्होंने यहाँ से भी खरीद लिया अच्छा खासा, प्राइस और नीचे आ गई, प्राइस कहाँ आ गई 2700 पे, स्मार्ट मनी ने यहाँ से भी बाइंग कर ली। स्मार्ट मनी की बाइंग जो है वो लेयर्स में होती है। ठीक है, ये जो भी बड़ा इंस्टीट्यूशन होता है उसकी बाइंग लेयर्स में होती है। वो वॉल्यूम को भी छुपाते हैं, मैं आपको आप बात आगे चल के बताऊंगा, सिखाऊंगा
कि वॉल्यूम को भी छुपाने की ट्राई की जाती है, ताकि ये चीज़ स्ट्रेटजी रिवील ना हो कि किस जगह से स्मार्ट मनी की एक्चुअल बाइंग है। वो पार्ट्स में खरीद रहे होते हैं, यहाँ से खरीद लिया, यहाँ से खरीद लिया, और नीचे आया फिर खरीद लिया, फिर नीचे आया फिर खरीद लिया, मेन बाइंग यहाँ से की। ठीक है, तो यहाँ से चलते 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 फिर प्राइस ऊपर निकल जाती है, तो ये सब ट्रेड्स प्रॉफिट में चल रही होती हैं। अब वो तो ये काम कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते, उनके पास बेतहाशा पैसा है, पब्लिक का पैसा भी है, अपना पैसा भी बहुत है। हमारे पास होते हैं थोड़े पैसे, किसी के पास 1,000 है, किसी के पास 100 है, किसी के पास 2,000 है, किसी के पास 10-20 हज़ार है, इससे ऊपर तो नहीं होते। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, हमारी मजबूरी होती है कि हमें यहाँ से बाय नहीं करना जब तक कंफर्मेशन ना आ जाए, यहाँ से भी नहीं करना, यहाँ से भी नहीं करना। अगर करना है तो स्टॉप लॉस लगाना है, ताकि अगर ये लेवल नहीं चलता तो प्राइस नीचे आए तो हमारा स्टॉप लॉस हिट करे, हम आउट हो जाए। ठीक है, फिर जब यहाँ पे आके स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन आएगी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, मोमेंटम शिफ्ट हो जाएगा, तो फिर यहाँ से हम भी बाय कर लेंगे। स्मार्ट मनी की बाइंग भी होगी, हमारी बाइंग भी होगी, अब हम इनके साथ ये राइड ले सकते हैं, उससे पहले नहीं। तो उनकी ये तरीकाकार यही है, वो बाय करते रहेंगे जगह जगह से, जगह जगह से, और फिर अचानक प्राइस उठ जाएगी। हमारा तरीकाकार ये नहीं होगा। हाँ, कोई अफोर्ड करता है बहुत छोटी लॉट से, किसी के पास $20,000 का अकाउंट है, यहाँ से बाय कर लेता है, कि यहाँ से निकालता है बहुत छोटी सी लॉट, यहाँ से वो चला सकता है अगर उसका अकाउंट इजाजत देता है। वरना सबके लिए ये रूल नहीं है। भारत स्मार्ट मनी का रूल यही है कि वो गिरती मार्केट से मुसलसल बाइंग ढूंढ रहे होंगे। ठीक हो गया। तो आपने भी इसी तरीके से रहना है कि जहां से आपको कंफर्मेशन मिल जाए, बस आप भी वहां से बाय कर लें। यहाँ पे आपको कंफर्मेशन नहीं आ रही होंगी, यहाँ भी नहीं आएगी, यहाँ भी नहीं आएगी, लेकिन वो बाय कर रहे हैं, यहाँ भी नहीं आएगी। आपको जैसी कंफर्मेशन मिलेगी VSA की, आप वहां से बाय कर लेंगे। इसी तरीके से अगर प्राइसेस ऊपर जा रही हैं तो प्रॉफिट टेकिंग हो रही थी मुसलसल, यहाँ से भी लोग बेच के बाहर निकलते हैं, इन लेवल से भी बेच के बाहर निकलते हैं, इन जगहों से भी बाहर होते हैं मार्केट से। लेकिन गोल्ड में अगर आप काम कर रहे हैं, मेरा जो आपको मशवरा ये है कि सिर्फ एक पेयर पे रहें, सिर्फ एक पेयर पे, और वो गोल्ड है। उस पर रहें, जब प्राइस अच्छा एक ड्रॉप दे, अच्छे लेवल्स पे आए, वहां से बाय ढूंढने की कोशिश करें। जब बाय मिल जाएगी तो बस उसको ट्रेड को होल्ड करें। फिर डे ट्रेडर हैं फिर भी, और लॉन्ग टर्म चलाना चाहते हैं फिर भी, गोल्ड बेस्ट चीज़ है। तो यही एक रूल है कि आपने सस्ती जगह से सस्ते रेट पे खरीदना है, गिरती हुई मार्केट से खरीदना है, ऊपर जाती हुई मार्केट में आप बेच सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, ये आ गया आपका बेसिक इंट्रोडक्शन। अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे, हम किस तरीके से स्टार्ट करने लगे हैं। दो तरह के साइंस बनते हैं जी। PSA में दो तरह के साइंस होते हैं। एक साइंस को हम कहते हैं, पहले साइन को कहते हैं साइन ऑफ स्ट्रेंथ। साइन ऑफ स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि ऐसे साइंस जो बनने के बाद प्राइस और ऊपर जाती है। ठीक है जी। जब प्राइसेस उठ रही होती हैं तो ऐसे साइंस बनते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि प्राइसेस यहाँ से उठेंगी, फिर ये ड्रॉप आया इस जगह से, यहाँ से उठेंगी, फिर प्राइस नीचे आती है स्ट्रक्चर लेवल पे, यहाँ से फिर उठ जाती है। तो इन जगहों पे बनते हैं साइंस ऑफ स्ट्रेंथ। ठीक है जी। और स्ट्रेंथ से मुराद क्या है आपकी, प्राइस की स्ट्रेंथ। यहाँ पे आपको इस जगह प्राइस मिल रही होती है ना, प्राइस की स्ट्रेंथ। इसी तरीके से जो दूसरी तरह के साइंस हमने पढ़ने हैं वो होंगे साइन ऑफ वीकनेस। साइन ऑफ वीकनेस बनते हैं गिरती हुई मार्केट में, जैसे आजकल बन रहे हैं, जरा गोल्ड में भी बन रहे हैं हल्के फुल्के। ठीक है जी। साइन ऑफ वीकनेस क्या होती है, साइन ऑफ वीकनेस, जब साइन मिल जाएगा हम बाय सेल कर देंगे, जब साइन नहीं मिलेगा हम छोड़ देंगे। कल मैंने आपको बताया था कि जो हमारा फेज नंबर 2 है, जिसमें हम ऑर्डर ब्लॉक पढ़ेंगे, फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक वगैरह देखेंगे, उसमें वो क्यों होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये प्राइस बुलिश है, ये अब यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक है इस जगह पे। ठीक है जी, प्राइस नीचे आती है, नीचे आती है, तो अब हमें नहीं पता कि यहाँ से दोबारा बाइंग होगी या प्राइस नीचे गिर जाएगी, हमें तो नहीं पता ना। तो इसका क्या तरीकाकार होगा, इसका तरीकाकार ये होगा कि हम यहाँ पे साइन ऑफ स्ट्रेंथ देखेंगे। ठीक है, वो साइन मिलेगा तो हम बाय करेंगे, साइन नहीं मिलेगा तो छोड़ देंगे। उससे फिर हमें ये फायदा होगा कि अगर हम यहाँ से बाय नहीं कर रहे ना, तो कम से कम हमारा लॉस नहीं होगा, हम कोई गलत ट्रेड नहीं लेंगे। बल्कि अभी मैंने आपको बताया था कि जी यहाँ से अपने साइन देखना है। एक मिनट है जी, मैं कोशिश करता हूँ कि अगर स्क्रीन शेयर हो जाती है तो आपको यहाँ पे वो चीज़ ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। एक मिनट सिर्फ मुझे दें। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए मैं आपको, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि आप VS से पढ़ना क्यों जरूरी है, आप सिर्फ ICT पे क्यों नहीं काम करते, या सिर्फ SMC पे, सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह, या सिर्फ प्राइस एक्शन क्यों नहीं हम लेते। उसकी मैं भी आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, ठहरें एक मिनट। हाँ जी, ये मैंने स्क्रीन शेयर की है, ठीक है जी। हाँ जी, अब मुझे एक बात बताएं, मैंने आपको क्या कहा था अभी, कि ये हमारा जोन है,
एक अच्छा स्ट्रॉन्ग जोन है, क्योंकि इसके नीचे लिक्विडिटी का जोन्स भी हैं, ये पूरी स्पॉट बनी हुई थी, इसके नीचे लिक्विडिटी होती है। और ये एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप है, 5 मिनट का। हम 5 मिनट पे आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको क्या बताया था कि जब तक कोई अच्छा साइन ना मिल जाए तब तक आपने बाय नहीं करना। साइन मिल जाए तो बेशक बाय कर लें। ठीक है जी। आपको यहाँ पे कोई साइन मिल रहा है, आपको बताया था कि बड़े वॉल्यूम आने चाहिए, सेल का बड़ा वॉल्यूम आना चाहिए इस जगह पे कोई। अगर वो आ जाए, उसके ऊपर प्राइस ब्रेक कर दे, हाँ यहाँ पे हुआ है। ये देखें, एक बड़ा वॉल्यूम आया, निस्बतन बड़ा है थोड़ा सा, ठीक है जी। और प्राइस ने उसके ऊपर ब्रेकआउट दिया, लेकिन यहाँ पे क्या गलती हो रही है, जिन लोगों ने रिकॉर्डिंग्स देख ली हैं, यहाँ पे ब्रेकआउट तो हुआ, वॉल्यूम भी है, लेकिन ऊपर मोमेंटम कैंडल नहीं है। कैंडल से थोड़ी, कैंडल जितनी विक आ गई ऊपर। तो जब तक मोमेंटम कैंडल से ब्रेकआउट नहीं होगा, वो वैलिड नहीं होता, आपने इसको छोड़ देना है। ठीक है जी। तो अब इसका क्या फायदा हुआ कि हम यहाँ से एक गलत ट्रेड लेने से बच गए। अगर हम यहाँ पे वैसे सिर्फ देखें, हम इसकी वीएसए की कंफर्मेशंस को ना देखें, तो फिर तो यहाँ से बाय बनती है। ये बड़ा स्ट्रॉन्ग जोन है, अच्छा जोन है, बीपीआर भी आई, देखें बीपीआर का जोन है, ये नीचे ऑर्डर ब्लॉक है, फेयर वैल्यू गैप है। यहाँ पे तो टैप पे बाय करना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हुआ ना, फेल हो गया। अब फेल हो गया तो आपको वीएसए ने यहाँ पे बता दिया कि अभी यहाँ पे कोई बाइंग नहीं है, आपने कोई ट्रेड नहीं लेनी। समझ आ गई यहाँ तक बात, इसलिए ये जरूरी है, इसलिए हम ये पढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए था, यहाँ पे हमें चाहिए था साइन ऑफ स्ट्रेंथ, इस जगह पे साइन ऑफ स्ट्रेंथ देखना होता है। ठीक है, बाय करने के लिए। वापस आ जाए अपनी उस पे स्लाइड पे अब। अच्छा जी, साइन ऑफ स्ट्रेंथ कब देखने हैं आपने, ये एक बात याद रखें, मैं आपको हर क्लास के शुरू में बताऊंगा। साइन ऑफ स्ट्रेंथ आपने देखने हैं अप ट्रेंड के रिट्रेसमेंट पे, जब भी प्राइस ऊपर जा रही होती है, रिट्रेसमेंट ले रही होती है, तो यहाँ पे जैसे भी आपको दिखाया था कि प्राइस ने ऑर्डर ब्लॉक बनाया, अपना प्रीवियस हाई ब्रेक किया ऊपर, और दोबारा यहाँ पे आई। अब यहाँ पे हमें साइन ऑफ स्ट्रेंथ चाहिए, मिल जाए तो अच्छी बात है, आप बाय कर लें, नहीं मिल रहा तो छोड़ दें, वो नीचे चली जाएगी प्राइस, जैसे भी आपको रिसेंट एग्जांपल में दिखाया लाइव। ठीक है, यहाँ से अगर आपको साइन ऑफ स्ट्रेंथ मिल जाए तो फिर हम बाय करेंगे। इसी तरीके से साइन ऑफ वीकनेस कहाँ पे देखने होते हैं, साइन ऑफ वीकनेस आपने देखने होते हैं डाउन ट्रेंड में, गिरती हुई मार्केट में, ऐसे। किस जगह पे देखने हैं, जब भी डाउन ट्रेंड चल रहा हो, प्राइस लो ब्रेक करके ऊपर आती है, डाउन ट्रेंड के रिट्रेसमेंट में, यहाँ पे आपको साइन ऑफ वीकनेस देखने हैं। यहाँ पे आपको साइन ऑफ वीकनेस देखने हैं, डाउन ट्रेंड की रिट्रेसमेंट पे साइन ऑफ वीकनेस, अप ट्रेंड की रिट्रेसमेंट पे साइन ऑफ स्ट्रेंथ। ठीक है जी। ये बात आपने याद रखनी है, बहरहाल इसको हम रोज जो है वो रिपीट भी किया करेंगे। सेट योर ट्रेड डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू मेजर ट्रेंड, ये बात याद रखें, गोल्ड में भी, करेंसी में भी, आपकी ज्यादातर ट्रेडिंग उस साइड पे होनी चाहिए जिस साइड पे आपका मेजर ट्रेंड चल रहा है। मेजर ट्रेंड्स क्या होते हैं, 4 आवर, वन वन डे या वीक, जो भी आप कंसिडर कर लें। अगर आप करेंसी पे काम कर रहे हैं तो आपका मेजर ट्रेंड जो है वो वीकली होता है। अगर आप गोल्ड पे काम कर रहे हैं तो मेजर ट्रेंड आपका डेली होगा। जिधर डेली की ट्रेड्स, जिस साइड पे डेली का ट्रेंड चल रहा है उस साइड पे आप ट्रेड कर सकते हैं। गोल्ड पे फिर भी सेलिंग डेंजरस है। एक बात याद रखें, गोल्ड जब उठता है, थोड़ी सी कोई बुरी खबर मिलेगी, गोल्ड फौरन से बुलिश हो जाएगा। अभी भी इसने बुलिश होना है, अभी ये प्राइस बायर्स को निकाल रहा है, मुसलसल बायर्स को निकाल रहा है, क्योंकि इसने काफी ऊपर जाना है। अभी जो कल वॉल्यूम लगा है डेली का, मुझे बता रहा है कि प्राइस उसके ऊपर ब्रेक करेगी तो बहुत ऊपर जा सकता है गोल्ड। अच्छा जी, आगे अब आ जाते हैं हम अपने पहले साइन की तरफ। जो साइन ऑफ स्ट्रेंथ आपने पढ़ने हैं, साइन ऑफ स्ट्रेंथ, उसमें जो पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उसे हम कहते हैं क्लाइमैक्टिक एक्शन बार। क्लाइमैक्टिक एक्शन बार एक जनरल टर्म है। मसलन क्लाइमैक्टिक एक्शन बार सेल में भी बनती है, बाय में भी बनती है। अब आप मुझे अगर कहेंगे ना कि जी क्लाइमैक्टिक एक्शन बार बन गई है, तो मुझे समझ नहीं आएगी कि वो सेल में बनी है, बाय में बनी है, साइन ऑफ स्ट्रेंथ बन रहा है, साइन ऑफ वीकनेस बन रहा है। इसलिए इसको हम बोलेंगे साइन ऑफ स्ट्रेंथ में सेलिंग क्लाइमैक्स। ये बात आपने याद रखनी है। क्लाइमैक्टिक एक्शन बार, जैसे आप जाते हैं किसी शॉप पे, आप उसे कहते हैं जूता चाहिए, मुझे जूता दे दें। ठीक है, शूज की शॉप पे जाते हैं, आप उसे कहते हैं शूज चाहिए। अब उसे क्या पता कि आप चप्पल मांग रहे हैं, आप जॉगर्स मांग रहे हैं, आप कोई ड्रेस सूट मांग रहे हैं, मांग रहे हैं, या कोई सैंडल मांग रहे हैं, क्या चीज़ आपको चाहिए। ठीक है, उसको तो नहीं समझ आएगी ना, फिर आपसे पूछेगा कौन सा जूता चाहिए। इसी तरीके से क्लाइमैक्टिक एक्शन बार का भी यही मतलब है कि एक बड़ी बार बनी है जिसमें बड़ा वॉल्यूम आया है, वो सेल के लिए बनी है, बाय के लिए बनी है, वो साइन ऑफ स्ट्रेंथ है या साइन ऑफ वीकनेस है, वो कोई पता नहीं। तो जब भी आपने सेलिंग क्लाइमैक्स की बात करनी है, जब भी आपने, सॉरी, साइन ऑफ स्ट्रेंथ की बात करनी है, तो आपने कहना सेलिंग क्लाइमैक्स, सेलिंग क्लाइमैक्स। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब सेलिंग क्लाइमैक्स क्या मतलब है, क्लाइमैक्स को पहले समझ लें। क्लाइमैक्स जो है वो कहते हैं ऐसी जगह जो एक हद आ गई बस। ठीक है, या क्लाइमैक्स बेसिकली कहते हैं अरूज को। जैसे प्राइसेस इतना ऊपर गई कि अब वो अपने बिल्कुल अरूज पे आ गए, जैसे एक इंसान है, कहते हैं तरक्की की अरूज पे है। यानी क्या कि बस मजीद उसमें अब वो मार्जिन खत्म हो गया। ठीक है, आप किसी सेलिब्रिटी को देख लें, आप इंडियन सेलिब्रिटी को देख लें, पाकिस्तानी आप इतने नहीं होते वैसे, हॉलीवुड में देख लें, किसी इंटरनेशनल स्टार को देख लें, मेसी को देख लें, रोनाल्डो को देख लें, वो अपने पीक पे हैं इस टाइम।
जो दुनिया उनको जानना जान सकती थी जान चुकी है। छोटा सा भी कोई बच्चा फुटबॉल खेलने वाला है तो उनको जानता है। तो वो कहाँ पे हैं? वो अपने क्लाइमेक्स पे हैं। इसको कहते हैं क्लाइमेक्स। ठीक है। यही अरूज है। मैं आपको अक्सर आपने देखा होगा कि मैं एग्जाम्पल और देता हूँ। एक चोटी है, ये पहाड़ है। तो एक शख्स यहाँ से चढ़ना शुरू करता है इस चोटी पे, यहाँ से चढ़ना शुरू करता है और यहाँ पे पहुंच जाता है। तो ये भी एक इसका एक हाई है, एक हाई पॉइंट है इसका। लेकिन ये क्लाइमेक्स नहीं है। यहाँ पे आ जाता है, ये भी क्लाइमेक्स नहीं है। ठीक है। क्लाइमेक्स कहाँ पे है? क्लाइमेक्स यहाँ पे है। जब वो यहाँ बिल्कुल टॉप पे आके खड़ा हो जाएगा ना, अब वो कह सकता है कि मैं क्लाइमेक्स पे हूँ। क्योंकि क्लाइमेक्स के बाद फिर मजीद ऊपर जाने की गुंजाइश खत्म हो जाती है। क्लाइमेक्स के बाद फिर क्या होगा शुरू? फिर उसको नीचे आना होगा, डाउनफॉल स्टार्ट होगा उसका। इसी तरीके से जब आप ट्रेडिंग में बात करते हैं तो ट्रेडिंग में दो तरह के क्लाइमेक्स होते हैं। एक होता है सेलिंग क्लाइमेक्स। सेलिंग क्लाइमेक्स का मतलब ये है कि ये जो प्राइसेस थी ना, प्राइसेस यहाँ पहुंच गई हैं। ये क्या है? ये जमीन का लेवल है। ठीक है, ये जमीन का लेवल है। तो जब प्राइसेस नीचे उतरना शुरू करेंगी, उतरते उतरते एक ऐसी जगह पे पहुंच गई हैं कि जिसके बाद अब उनका नीचे जाना बंद हो गया। अब उसको अब उसको ऊपर, अब उसके पास एक ही ऑप्शन है कि ऊपर जाए वापस। दूसरा ऑप्शन नीचे खत्म हो गया, जमीन के नीचे तो नहीं जाएगा ना अब। इसी तरीके से सेलिंग क्लाइमैक्स क्या होता है कि प्राइसेस इतना गिर जाती हैं कि अब उनको नीचे जाना बंद हो जाएंगी। अब उनके पास एक ही ऑप्शन है कि वो ऊपर उठें, बस अब वापस जाएं। इसको हम कहते हैं सेलिंग क्लाइमैक्स। ठीक है। अभी आपको इसकी निशानियां बताऊंगा कि सेलिंग क्लाइमैक्स कैसे बनता है। जब हम बाइंग क्लाइमैक्स की बात करेंगे तो फिर इसकी ये एग्जांपल है कि प्राइसेस इतना ऊपर चली गई हैं कि अब उनके पास ऊपर जाने की ऑप्शन खत्म हो गई है, अब वो नीचे ही आ सकती हैं बस। ठीक हो गया। जैसे मैं अभी स्टार्स की बात करता, आप फुटबॉल स्टार की बात कर रहे हैं, किसी मूवी स्टार की बात कर लें, शोबिस की बात कर लें। तो एक टाइम होता है ना वो क्लाइमैक्स पे होते हैं, उसके बाद फिर क्या ऑप्शन होता है? फिर यही होता है कि आस्ता आस्ता वो जो खिलाड़ी होगा उसकी भी जवानी खत्म हो जाएगी, उसकी स्किल्स भी नरम हो जाएंगी, आस्ता आस्ता खत्म हो जाएंगी, फिर मर जाएगा, फिर कुछ अरसे बाद लोग नाम भूल जाएंगे। तो क्या हुआ कि क्लाइमैक्स के बाद फिर मजीद अब उसके पास गुंजाइश नहीं ऊपर जाने की, फिर उसका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है, इससे आपको समझने में आसानी हो जाएगी। क्लाइमैक्टिक एक्शन बार की कैंडल फॉर्मेशन क्या होती है, यानी कि सेलिंग क्लाइमैक्स जो होता है वो कैसी होती है? अच्छा, वो ऐसे होती है। इसकी चार आपको मैं शराइत बताता हूँ। ठीक है जी, चार शराइत आपने याद रखनी है इसकी। नंबर वन, पहली बात तो ये, आपने साइन ऑफ स्ट्रेंथ कब देखना है? अप ट्रेंड की रिट्रेसमेंट में। ये बात मैं कई दफा बता चुका हूँ, अप ट्रेंड की रिट्रेसमेंट में आपने सेलिंग क्लाइमैक्स देखना होता है। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ट्रेंड तो बुलिश होगा, लेकिन कैंडल का जो बैकग्राउंड होगा वो बेरिश होगा। अभी आपको एग्जांपल दिखाऊंगा तो समझ आएगी। सेलिंग बैकग्राउंड, इस कैंडल का सेलिंग बैकग्राउंड होना जरूरी है। ठीक हो गया जी। नंबर टू, अभी आपको समझाऊंगा, जब दिखाऊंगा चार्ट पे फिर ठीक समझ आएगी। नंबर टू, ये हमेशा सेल की कैंडल होगी। जाहिर है जब सेलिंग क्लाइमैक्स आएगा, कीमतें कम होने का जब अरूज आएगा, तो वो सेल की कैंडल में ही आएगा ना, बाय की कैंडल में तो नहीं आ सकता अरूज। ठीक है। एक बंदा अगर नीचे गिर रहा है, तो वो खुदा ना खास्ता एक बंदा स्लिप हो गया सीढ़ी से, तो कहाँ पे जाके रुकेगा? वो बिल्कुल आखिरी सीढ़ी पे जाके रुकेगा। मैं एक एग्जांपल के लिए कह रहा हूँ, ये मुमकिन है दरमियान में रुक जाए, फिर आप कहीं दरमियान में रुक गए। मतलब अरूज कब आता है, क्लाइमैक्स कब आता है? जब एंड हो जाता है बिल्कुल आके। तो अगर सेल का एंड हो रहा है, सेल की एक वेव का एंड हो रहा है, तो वो कहाँ पे आके होगा? सेल की कैंडल में ही होना चाहिए। नंबर थ्री, बिग स्प्रेड कैंडल। स्प्रेड आपको बताया था क्या होता है? स्प्रेड कहते हैं कैंडल के साइज को। नंबर फोर, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम। अब मैं आपको ये एक दफ़ा यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ, और फिर हम इसको चार्ट पे जाकर देखते हैं, तो 100% चीज़ें इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगी आपको। ये देखें जी। अब ओवरऑल आपने जब भी साइन ऑफ स्ट्रेंथ देखने हैं, तो अब कौन सा ट्रेंड होना चाहिए? बुलिश ट्रेंड। ये आपकी इंपल्स वेव चल रही है, ऐसे बुलिश ट्रेंड होना चाहिए, यानी मेन ट्रेंड आपका बुलिश होगा। अब ये भी नहीं हो सकता कि बीच में एक भी सेल की कैंडल नहीं होनी। ठीक है, कुछ लोग इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। सेल होती है बीच में, एक आधी कैंडल बनती है, दो कैंडल्स बनती हैं, कोई बात नहीं। ये लें। ठीक है, थोड़ा सा रियलिस्टिक कर देते हैं स्कोर। अभी भी क्या चीज़ चल रही है? ये मेन ट्रेंड आपका क्या चल रहा है? बुलिश। बुलिश ट्रेंड था, बुलिश ट्रेंड की स्टार्ट होती है रिट्रेसमेंट। यहाँ से रिट्रेसमेंट स्टार्ट होती है, ऐसे। चले जी। अब इसको हम चार्ट पे देखेंगे तो और अच्छे तरीके से आपको समझ आएगी चीज़ों की। अब देखें जी, अब आपको मैंने क्या बताया? पहली चीज़ कि सेलिंग बैकग्राउंड होना चाहिए। सेलिंग बैकग्राउंड से क्या मुराद है? कि ट्रेंड नहीं होना चाहिए सेल का।
ट्रेंड होना चाहिए बुलिश, इम्पल्स वेव आपकी बुलिश होनी चाहिए। सेलिंग बैकग्राउंड से मतलब है कि जब क्लाइमेक्टिक एक्शन बार बनेगी ना, सेलिंग क्लाइमेक्स बनेगा, तो सेलिंग क्लाइमेक्स के पीछे सेलिंग बैकग्राउंड होना चाहिए। कम से कम पिछली जो एक बाय की कैंडल थी ना, इसका लो लाजमी ब्रेक हुआ हो। यानी जैसे आपको मैंने स्ट्रक्चर की क्लास में बताया था कि रिट्रेसमेंट आनी चाहिए। रिट्रेसमेंट कब वैलिड होगी? जब आखिरी बाय की कैंडल का जो मेन आखिरी बड़ी कैंडल है, यानी कि इनसाइड बार्स ना हो, यानी ये बाय की कैंडल है, दरमियान में बाय की ये भी कैंडल बनी, यानी ये सेल की बन गई, फिर बाय की बन गई, फिर बाय की बन गई, फिर आप कहेंगे आखिरी बाय की कैंडल तो ये थी, ये नहीं है कंसिडर होगी। ये सब इनसाइड बार्स हैं। जो मेन बुलिश आखिरी आपकी कैंडल थी ना, बड़ी सबसे वाली, उसका जब तक लो ब्रेक नहीं होता तब तक वैलिड रिट्रेसमेंट नहीं है। तो सेलिंग बैकग्राउंड होना चाहिए, एक रिट्रेसमेंट आनी चाहिए प्राइस की। वो एक कैंडल से भी आ सकती है, दो से भी, तीन से भी, पांच से भी, 10 से भी, जितनी मर्जी कैंडल हो सकती हैं। ठीक हो गया? तो ये तो हो गया इसका सेलिंग बैकग्राउंड। इसका ये मतलब है कि पीछे सेलिंग हो रही हो। नंबर टू, सेल की कैंडल होनी चाहिए, तो ये सेल की कैंडल आ गई। ठीक हो गया? नंबर थ्री, बिग स्प्रेड कैंडल, उसका साइज बाकी कैंडल्स की निस्बत बड़ा हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। ये वो एक ऐसी कंडीशन है कि जिसको आप डंडी मार सकते हैं, क्योंकि इसमें समटाइम्स छोटी कैंडल में भी बड़ा वॉल्यूम आ जाता है। तो ये बिग स्प्रेड कैंडल होगी तो क्लाइमेक्टिक एक्शन बार होगी, बिग स्प्रेड कैंडल नहीं होगी तो क्लाइमेक्टिक बार नहीं होगी, लेकिन रूल वही रहेगा ट्रेड करने का। ठीक हो गया? और नंबर फोर, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम। ये मेन चीज़ है। मेन चीज़ ये है कि किस कैंडल में सबसे बड़ा वॉल्यूम आ रहा है। अब आपने मुझे कमेंट्स में, मैं ओपन करता हूँ, आपने मुझे एक चीज़ का जवाब देना है। चलिए जी, देखते हैं कि आप में से किसी की अंडरस्टैंडिंग पहले से ऐसी है कि नहीं है। मैं चैट ऑन करता हूँ। आप मुझे इसमें से बता सकते हैं कैंडल नंबर वन टू थ्री, वन कौन सी है? वो कैंडल नंबर वन है जी, ये वाली। ये है कैंडल नंबर टू, और ये है कैंडल नंबर थ्री। आप ये बताएं कि इनमें से क्लाइमेक्टिक एक्शन बार कौन सी हो सकती है। ठीक है, टाइप कर लें, मैं यहाँ से आपको ऑन करता हूँ मैसेजेस। चार्ट पे नहीं निशान लगाना। हाँ जी, अब बताएं जी। वन टू या थ्री कौन सी हो सकती है? टू। ठीक है, उसकी नहीं, थ्री वालों का जवाब गलत है जी। ठीक है जी, स्टॉप करते हैं मैसेजेस। क्यों हो सकती है? आपको जो डिसाइसिव चीज़ है ना इनमें सबसे ज़्यादा, जो फैसला कौन चीज़ होगी इन तीन कैंडल्स में, आपको कन्फ्यूजन हो गई है कि इसमें से क्लाइमेक्टिक एक्शन बार कौन सी है, तो फैसला कौन चीज़ जो है वो वॉल्यूम होगा। आप में से अक्सर लोगों को लग रहा होगा कि यही क्लाइमेक्टिक एक्शन बार बनेगी। मैंने भी आपको थोड़ा समझा, डिसीव करने के लिए इस पर निशान लगा दिया। ठीक है, लेकिन आपने देखना यह है, ना तो विक को देखना है कि विक किसकी बड़ी है, ना आपने स्प्रेड देखना है स्प्रेड किसका बड़ा है। आपने एंड पे देखना यह है कि क्या सेलिंग बैकग्राउंड है। बिल्कुल ठीक है। क्या सेल की कैंडल बन रही है इसमें, जिसको आप क्लाइमेक्टेशन बार समझ रहे हैं, क्या वो सेल की कैंडल है? बिल्कुल ठीक है। बिग स्प्रेड कैंडल, इसको फिलहाल हम थोड़ी देर के लिए स्किप कर देते हैं। नंबर फोर, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम किसका है? तो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम अगर इसका है तो फिर यही क्लाइमेक्टेशन बार होगी, बेशक इसका स्प्रेड छोटा हो। ठीक है, पहली वाले से छोटा भी हो जाए कोई बात नहीं। अब इसी तरह हम इसी सिनेरियो को आगे ले जाते हैं। यार ये आपने लाइंस लगा दी हैं चार्ट पे, इसको डिलीट करने का यहाँ से चलें। अच्छा, एक मिनट ठहरें। अच्छा जी, अब देखें, अभी ये सिनेरियो चेंज हो सकता है। मुमकिन है यहाँ पे एक कैंडल और बन जैसे। ठीक है जी, अब हम यहाँ पे वॉल्यूम लगा लेते हैं। अब कौन सी है क्लाइमेक्टेशन बार? अभी भी यही है, स्टिल यही है। इसका मतलब क्या हुआ कि क्लाइमेक्टिक एक्शन बार जरूरी नहीं है कि आखिरी कैंडल ही होगी या आखिरी से पहली कैंडल ही होगी। वो इस पूरी वेव में कोई भी कैंडल हो सकती है। अब यहाँ पे ये बन गई है, देखें, ये है, और ये इसका लो है और ये इसका हाई है। ठीक है, तो यही क्लाइमेक्टिक बार है जिसका वॉल्यूम सबसे बड़ा है, ये वाली। तो आपने इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना कि एंड पे तो ये बनी है तो क्लाइमेक्टिक बार ये क्यों है। कोई भी कैंडल क्लाइमेक्टिक बार बन सकती है इस पूरी वेव में। हाँ, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं अब, यानी कैंडल नंबर फोर जो है, चलें वॉल्यूम फिर से लगा देता हूँ मैं। आप ज़रा इसके नीचे नीचे करके लगा देते हैं। ये लें। चलें जी, अब कौन सी क्लाइमेक्टिक बार? अब क्लाइमेक्टिक बार ये बन गई है। ठीक है जी, ये वाली जो आखिरी कैंडल मैंने बनाई है, तो ये क्लाइमेक्टिक बार है। अब आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, वो ये है कि क्लाइमेक्टिक एक्शन बार की जो बिल्कुल एक बेहतरीन किस्म की शेप होती है ना, जो ट्रेडमार्क का समझ लें आप, वो ये होता है। सेलिंग क्लाइमेक्स के लिए ये बेस्ट शेप है कि बॉडी छोटी हो, विक बड़ी हो। ठीक है, नीचे वाली विक बड़ी हो, ऊपर विक ना हो तो अच्छी बात है। नहीं, छोटी मोटी आ जाए, इतनी भी आ जाए कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है। लेकिन बहुत बड़ी विक ऐसे ना हो। ऐसी विक नहीं होनी चाहिए क्लाइमेक्टिक बार की। हो जाएगी तो फिर भी हम ज़ाहिर वेट करेंगे कि इसका विक ब्रेकआउट करे, विक का ब्रेकआउट हो। फिर भी हम ट्रेड तो करेंगे, छोड़ेंगे नहीं इसको।
लेकिन आपने देखना ये है कि बहुत बड़ी विक ना हो ऊपर, ये इसकी आइडियल कंडीशन है। अब समटाइम्स ऐसी बन जाती है, ऐसी बन जाती है कई बार। अब क्या करें? क्या उसको छोड़ देना चाहिए? छोड़ेंगे हम फिर भी नहीं, ट्रेड फिर भी कर लेंगे सेम रूल्स के साथ। लेकिन ये इसकी कोई आइडियल शेप नहीं है। ये बेस्ट है, आइडियल शेप है, आप उसको कहें, ये समझे 5 स्टार शेप है, और ये इसकी 1 स्टार शेप है। यानी रिजेक्शन जो है वो नीचे होनी चाहिए, नीचे से ऊपर की तरफ प्राइस को उठना चाहिए, रिजेक्शन शो करनी चाहिए। तो ये इसकी अच्छी शेप नहीं है, ये इसकी अच्छी शेप है। ये बात आपने याद कर लेनी है। अब मैंने आपको यहाँ पे वापस आ जाते हैं, 4 कंडीशन लिख के दी हैं। जब मैं कहता हूँ ना कि कुछ चीज़ें आपकी फिंगर टिप्स पे याद होने वाली हैं, तो वो ये 4 चीज़ें हैं। ये 4 चीज़ें आप याद कर लें। बल्कि इसका अगर आप चाहें तो, जो लोग नए हैं, फर्स्ट टाइम ये चीज़ें पढ़ रहे हैं, आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि क्लाइमेक्टिएशन बार कैसी होती है। ये लें जी, वॉल्यूम ऐसे होना चाहिए। इसके नीचे हम एक कैंडल और बना लेते हैं यहाँ पे, ये। ठीक है जी, और इसका वॉल्यूम इतना कर लेते हैं। तो कौन सी है जी क्लाइमेक्टिएशन बार? ये वाली कैंडल, ये कैंडल नंबर 3। अब इस पे हम यहाँ पे कुछ साइन बना लेते हैं, इसका अब आप ले लें स्क्रीनशॉट। ये रहे। ठीक है, ये हमारी क्लाइमेक्टिकेशन बार बन गई है। अब इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे तो इसमें आपको क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं? आपको नज़र आ रहा है कि सेलिंग बैकग्राउंड होना चाहिए, ट्रेंड सेल का नहीं होना चाहिए, बैकग्राउंड सेल का होना चाहिए। सेल की ही कैंडल होनी चाहिए, जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रही है, बिग स्प्रेड कैंडल होना चाहिए, इसका साइज बड़ा होना चाहिए थोड़ा सा बाकी कैंडल्स की निस्बत। अल्ट्रा हाई वॉल्यूम होना चाहिए, वॉल्यूम सबसे अहम चीज़ है, वॉल्यूम का सबसे बड़ा होना चाहिए। इसका आप लेना स्क्रीनशॉट। इससे हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। ये मैंने आपको कैंडल फॉर्मेशन समझा दिया है, उसके असूल बता दिए कि ये होते हैं। अब इसकी आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाए तो, एग्जांपल्स देखें जी यहाँ पे। अगर हम, तो ये क्लाइमेक्टिएशन बार है, 4 कंडीशंस पूरी कर लें। सेलिंग बैकग्राउंड, ठीक है जी, सेल कैंडल, बिग स्प्रेड कैंडल, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, चारों कंडीशंस पूरी हैं। तो ये आपकी सेलिंग बैकग्राउंड के साथ क्लाइमेक्टिएशन बार बन गई। ये वाली क्या है क्लाइमेक्टिएशन बार? बिल्कुल ये भी है। ठीक है, ये भी अच्छी क्लाइमेक्टिएशन बार है। इसमें भी सब चीज़ें पूरी हैं, सेलिंग बैकग्राउंड, सेल कैंडल, बिग स्प्रेड कैंडल, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम। अब ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम उससे तो कम है, असल में तो यही अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है। अब आप कहेंगे कि ये छोटा है, तो ठीक है, अभी तक ये वॉल्यूम वैलिड है, ये अभी तक वैलिड है। ये जो वॉल्यूम है, ये वाला, ये कैंडल, ये अभी तक वैलिड है और इससे ज़्यादा पावरफुल है इस वाले से। लेकिन आपकी एग्रेसिव एंट्री, पहली एंट्री आप यहाँ से ले सकते हैं, दूसरी तब लेंगे जब ये ब्रेकआउट हो जाएगा अपसाइड। उसको हम बाद में पढ़ेंगे कि तरीकाकार क्या ट्रेड करने का। अभी आपको सिर्फ पहचान चाहिए कि आप पहचान करने काबिल हो जाएं कि कौन सी क्लाइमेक्टिएशन बार है, कौन सी नहीं है। अब ये कौन सी कैंडल है? ये भी ठीक है, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम भी आ गया इसमें, सेलिंग बैकग्राउंड भी है, सेल की कैंडल भी बन गई है, स्प्रेड भी इसका अच्छा है। जितनी नीचे आके बनेगी, जितनी लो पे आके बनेगी, उतनी अच्छी क्लाइमेक्टिएशन बार होगी। ये भी है। ठीक है, ये क्यों ये नहीं है? ये क्यों नहीं है? ये देखें, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें कन्फ्यूजन आती है। ये क्लाइमेक्टिएशन बार क्यों नहीं है अभी? क्योंकि अभी तक प्राइस ने लो ब्रेक नहीं किया। जब लो ब्रेक कर दिया नेक्स्ट कैंडल पे, इस कैंडल पे लो ब्रेक कर दिया, तो अब ये भी क्लाइमेक्टिएशन बार बन गई है, क्योंकि प्राइस ने रिट्रेसमेंट ले ली है। जब एक बार रिट्रेसमेंट ले ले, फिर चाहे वो पहली कैंडल हो, दूसरी हो, फिर वो क्लाइमेक्टिएशन बार बन जाती है। अब ये क्लाइमेक्टिएशन बार कहलाएगी। कब कहलाएगी? जब आखिरी बाय की कैंडल का लो ब्रेक हो जाएगा, उससे पहले नहीं। ब्रेक हो जाए, अब आप कह सकते हैं कि हाँ, ये क्लाइमेक्टिएशन बार है। ठीक है जी, और आगे आ जाएं। अब ये कैंडल है, तो क्या इसको हम क्लाइमेक्टिएशन बार कह सकते हैं? नंबर 2 दरमियान वाली कैंडल है, ये वाली। ठीक है, अभी नहीं कह सकते हम। एक तो इसके ऊपर विक काफ़ी बड़ी आ गई है, ठीक है, इतनी यानी अच्छी अच्छी शेप नहीं है। दूसरा, आखिरी जो बैक की कैंडल थी इस रिट्रेसमेंट में, उसका भी लो इसने ब्रेक नहीं किया, कोई रिट्रेसमेंट नहीं आई। इसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, जो चीज़ भी रेंज में बनेगी वो काबिल एतबार नहीं है। क्लाइमेक्टिएशन बार ऐसे बनती है जैसे ये बनी है। क्यों? गिरती हुई मार्केट में, सेलिंग बैकग्राउंड बता रहा हूँ मैं। ये रेंज का बैकग्राउंड है, प्राइस यहाँ पे रेंज कर रही है, रेंज नहीं चाहिए, सेलिंग बैकग्राउंड, सेल होती है प्राइस नीचे आ रही हो। तो ये सेल होती है, प्राइस एंड पे आके बनी है कैंडल। ठीक है जी, स्प्रेड भी इसका बड़ा है, सेल की कैंडल है, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम भी आ गया, सब कुछ ठीक है, चारों चीजें पूरी हैं, तो क्लाइमेक्टिएशन बार है। जैसे इसका हाई ब्रेक होगा, प्राइस बाय हो जाएगी। आपने अब क्या करना है कि कल आपका ज़ाहिर है क्लास नहीं है, मंडे और ट्यूसडे क्लास होती है, वेंसडे को आपकी क्लास नहीं होती। तो कल का दिन आपने, लाइव भी आप लोग आते हैं, मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो पहले ज्वाइन कर चुके हैं हमें लाइव में, तो आपने वहाँ पे भी आके देखना है और यहाँ पे खुद से भी प्रैक्टिस करनी है कि क्लाइमेक्टिएशन बार आपको पहचान नहीं आ जाए। अब यहाँ पे एक ही कैंडल ने आखिरी बाय की कैंडल को ब्रेक कर दिया है, तो ये भी क्लाइमेक्टिएशन बार के तौर पे ही चलेगी, क्योंकि सेल का बैकग्राउंड भी है। अब बैकग्राउंड आप कहेंगे एक ही कैंडल है, पीछे तो बाय हो रहा है, एक ही कैंडल तो है, लेकिन इसी एक कैंडल ने आखिरी सेल की बाय की कैंडल का लो ब्रेक कर दिया।
एक कैंडल ही काफ़ी होगी सबको। ठीक है, तो इसने लिक्विडिटी भी ले ली है, यानी इसकी विक भी बढ़ी है, इसका वॉल्यूम भी अल्ट्रा हाई है, तो ठीक है, हम इसको ट्रिगर लाइंस लगाएंगे, इस पर काम करेंगे और इससे बाइक मिल गई आपको। इसी तरीके से और कोई एग्जांपल देखते हैं अगर है तो इसमें। व्हाट इज ट्रिगर लाइन? ट्रिगर लाइन के बारे में बस इतना सा भी आपको बताऊंगा, क्योंकि ये हमारा कल का टॉपिक है कि ट्रिगर लाइन का मतलब ये होता है कि जब आपको क्लाइमेक्टिकेशन बार मिल जाती है ऐसे। ले जी, ये क्लाइमेक्टिकेशन बार बन गई यहाँ पे हमारे पास। कैसे पता चला कि ये क्लाइमेक्टिकेशन बार है? वैसे पता चला कि इसका वॉल्यूम सबसे बड़ा होगा। ठीक है जी, और ये सेलिंग बैकग्राउंड में बनेगी, वॉल्यूम सबसे बड़ा होगा। तो इसका सबसे बड़ा वॉल्यूम है, ये क्लाइमेक्टिकेशन बार बन गई। तो ट्रिगर लाइंस क्या होती हैं? ट्रिगर लाइंस का मतलब ये होता है कि आपने तीन जगह पे लाइन लगानी है। एक लाइन लगेगी अपर विक पे, एक लाइन ये लग गई, एक लगेगी इसकी लोअर विक पे। हमारा मैक्सिमम जो काम है वो इसी जगह पे होता है। अपर ट्रिगर लाइन इसको कहते हैं, और नीचे वाली को कहते हैं लोअर ट्रिगर लाइन। क्या चीज़ ट्रिगर होती है यहाँ से ट्रिगर होती है आपकी ट्रेड। आपकी ट्रेड यहाँ से एग्जीक्यूट होगी इन जगहों से, इसलिए बहुत ज़रूरी है। ये बिल्कुल सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करती हैं, लेवल का काम करती हैं। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल, ये बहुत अच्छे बनते हैं ट्रिगर लाइंस पे। एक और तीसरी ट्रिगर लाइन होती है जो कि हम यूज़ करते हैं ऑटोमेटिक रैली के सेटअप पे, वो यहाँ पे बनती है। वो भी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, तो आपको वो भी बताऊंगा। तो कितनी ट्रिगर लाइंस मैंने लगा ली? तीन ट्रिगर लाइंस। कहाँ कहाँ पे लगाई हैं? एक लगाई है अपर विक पे, एक लगाई है इसकी लोअर विक पे। दो ट्रिगर लाइंस होगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट यही होती हैं। एक ट्रिगर लाइन जो ऑटोमेटिक रैली के सेटअप में यूज होती है वो होती है लोअर बॉडी की ट्रिगर लाइन। ये मैं साइनस स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूँ। साइनस स्ट्रेंथ से मुराद सेलिंग क्लाइमैक्स, ये बात याद रखनी है, सेलिंग क्लाइमैक्स। यही पढ़ रहे हैं ना अभी हम। तो सेलिंग क्लाइमैक्स में तीन लगेंगी, अपर बॉडी पे, अपर विक पे, लोअर विक पे और लोअर बॉडी पे, इस जगह पे यहाँ पे ये तीन लगती हैं। अभी आपने तीसरी को नहीं लगाना, आप सिर्फ वन और टू, ऊपर वाली और नीचे वाली लगा के रखनी है। ठीक हो गया? हाउ टू ट्रेड क्लाइमेक्टिकेशन बार कल हम अपने दो सिनेरियोस पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। कल नहीं, कल छुट्टी है, परसों इंशाल्लाह शाम को हम सिनेरियो नंबर वन और सिनेरियो नंबर टू पढ़ेंगे। तब तक आपने इसकी पहचान कर लेनी है कि क्लाइमेक्टिकेशन बार क्या होती है, कैसे बनती है। और आपने कोई कन्फ्यूजन आ रही होगी तो आप उसको लिख के रखेंगे अपने पास, इंशाल्लाह इसका मैं क्वेश्चन फिर जब क्वेश्चन आंसर करेंगे उसमें आपको इसका डिटेल्स में समझा भी दूंगा। चलें जी, ठीक है, आज की क्लास यहाँ पे ख़त्म होती है। टाइम भी हो गया 1 घंटा। तो वैसे अगली जो क्लासेस हैं वो उम्मीद है वो 40-45 मिनट में ख़त्म हो जाएंगी। 1 घंटे की रिकॉर्डिंग देखना ज़रा मुश्किल होता है। तो बस जब बात चलती है फिर लंबी हो जाती है ज़रा, इसलिए फिर रिकॉर्डिंग भी लंबी हो जाती है। चलो जी, ठीक है, रिकॉर्डिंग को स्टॉप करते हैं।